नमस्कार दोस्तों, मैं एनआर गुजरानिया आज आपके लिए लाया हूँ मनोविज्ञान का एक नया सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यह व्यक्तित्व का सिद्धांत है और इसके अंतर्गत हम इदम, अहम और परम अहम के बारे में जानेंगे, जिसे अंग्रेजी में इड, ईगो और सुपर ईगो कहा जाता है। कई बार इनमें से प्रश्न आया है और विभ्रम बना रहता है बच्चों को इड, ईगो, सुपर ईगो को लेकर। तो आज हम इसी चीज़ को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के रहने वाले सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि मानव मस्तिष्क जो होता है उसके 3 भाग होते हैं: चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, चेतन मन और अचेतन मन दिया हुआ है और इन दोनों को अलग करने वाली ये जो लाइन है, ये लाइन कहलाएगी अर्धचेतन मन। तो चेतन भाग जो होता है वह 10% यानी 1/10 होता है तथा अचेतन मन हमारे कुल मस्तिष्क का 90% या 9/10 होता है। सिगमंड फ्रायड ने इसकी तुलना पानी पर तैरते हुए बर्फ़ के साथ की। उन्होंने बताया कि जैसे तैरती हुई बर्फ़ का 1 भाग पानी के ऊपर और 9 भाग पानी के नीचे होते हैं, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क का 1 भाग जहाँ चेतन है वहीं 9 भाग अचेतन हैं। इस तरह सिगमंड फ्रायड ने मस्तिष्क के 3 भाग कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड बताए। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि इन तीनों भागों के अंदर व्यक्तित्व की 3 तरह की प्रवृत्तियां निवास करती है और इन 3 प्रवृत्तियों के आधार पर ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। कौन कौन सी है ये 3 प्रवृत्तियां? आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में। सबसे पहली प्रवृत्ति है इदम, जो कि पूरी तरह अचेतन मन में है। दूसरी प्रवृत्ति है यहाँ पर अहम, जो चेतन में भी है और अचेतन में भी है। तथा तीसरी प्रवृत्ति परम अहम कहलाती है। यानी व्यक्तित्व में 3 तरह की प्रवृत्तियां उन्होंने मानी हैं: इड यानी इदम, ईगो मतलब अहम और सुपर ईगो परम अहम। तो आइए एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहली प्रवृत्ति यहाँ पर जो है वो है इदम। इदम प्राणी में सबसे पहले उपजता है और यह अचेतन मन में डूबा रहता है। अगर आप चित्र को देखें तो आप देखेंगे कि इदम जो है वो पूरी तरह अचेतन मन में डूबा हुआ है, पूरी तरह अचेतन मन में डूबा हुआ है यह। तो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अचेतन मन के अंदर डूबा रहता है इदम। यह अचेतन मन का स्वामी होता है और अचेतन मन की जितनी भी तात्कालिक इच्छाएं हैं उनको यह पूरा करना चाहता है। कुल मिलाकर इसके अंदर बहुत डिज़ायर होती हैं जिनको कि यह पूरा करना चाहता है। कई सारी इच्छाएं होती है जिनको कि यह पूरा करना चाहता है। चूँकि यह सबसे पहले उपजा है, इसीलिए इसमें मूल प्रवृत्तियां भरी हुई होती हैं। यानी यह पूरी तरह मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है और पाश्विक होता है। पाश्विक से यहाँ तात्पर्य है जिस प्रकार से पशु होते हैं जिनकी एक बेसिक नेचर होती है, जैसे शेर का शिकार करना उसकी बेसिक नेचर है, मछली का तैरना उसकी बेसिक नेचर है। तो इनका जो मूल प्रवृत्ति होती है, जन्मजात व्यवहार जैसा इनका होता है, वैसे ये होते हैं। यानी इनमें मूल प्रवृत्तियां भरी होती हैं। इदम किसी भी नियम या कानून को नहीं मानता और सही और गलत को नहीं जानता। इदम को नहीं पता होता कि क्या कानून है, क्या नियम है। आप देखेंगे जैसे बहुत छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि क्या नियम है, क्या कानून है। उनके लिए अपनी इच्छा पूर्ति ही सब कुछ होता है। एक छोटे बच्चे को जब भूख लगती है तो वह रोने लगता है या जो भी उसके हाथ में आता है उसे चूसने लगता है, बिना इस बात की परवाह किए कि इससे मुझे कोई नुकसान भी हो सकता है। या अगर उसकी माता कोई काम भी कर रही है तो उसे उस बात से कोई मतलब नहीं, वो केवल रोने लगेगा जब तक कि उसे माँ दूध ना पिला दे। तो इदम किसी भी प्रकार के नियम और कानून को नहीं मानता, सही और गलत को नहीं जानता। यह पूरी तरह स्वार्थी होता है।
केवल अपने बारे में ही इदम सोचता है और अनैतिक होता है, यानी नीति और नियमों को न मानने वाली प्रवृत्ति ही इदम है। इदम चाहता है कि जैविक तनाव से किसी भी तरह मुक्ति मिल जाए। जैविक तनाव क्या है? भूख, प्यास, काम, नींद, मलमूत्र त्याग, ये जो हमारे अंदर बायोलॉजिकल जो टेंशन है, जैविक तनाव जिसे हम कह सकते हैं, इदम चाहता है कि इससे मुक्ति मिल जाए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को भूख लगी है और सामने खाना रखा हुआ है, तो वो खाना चाहे किसी का भी हो, बच्चा क्या करेगा? उसे खाने को खा लेगा। इसी प्रकार मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आम की थैली लेके जा रहे हैं, एक भूखे बंदर की नज़र उस पर पड़ जाती है, तो बंदर यहाँ नहीं सोचेगा कि आपने उसके पैसे दिए हैं, उन आम पर आपका अधिकार है, वो नहीं, वो इतना नहीं सोचेगा। वो क्या करेगा? सीधा आपके हाथ से उस आम की थैली को छीन लेगा और आम को खा जाएगा। तो यहाँ भूख जैविक तनाव है, और भूख जैविक तनाव के द्वारा, बंदर द्वारा जो झपट्टा आम की थैली को मारा गया, वो उसकी मूल प्रवृत्ति है। तो बंदर में जो भाव यहाँ पर है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक है, और इसके लिए वह अपनी भूख से निजात पाना चाह रहा है। इसके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति की अधिकता रहती है, और यह प्लीजर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, यानी सुखवादी सिद्धांत का अनुगमन करता है, यानी इदम केवल अपना सुख चाहता है। मैं यहाँ एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊं कि एक महिला जो घर पर खाना बनाती है और उसे लगता है कि यह खाना मेरे पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी मेरे 2 बच्चे आएंगे, पति जब काम से लौटेंगे, और ये खाना हम जो 4 लोग हैं इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा, तो ऐसा करती हूँ पहले मैं खुद खाना खा लेती हूँ, ताकि पति और बच्चे जब आएँ तो उनसे कह दूँगी कि खाना तो इतना ही है, आप लोग खा लीजिए। इस तरह कम से कम मेरा तो पेट भर जाएगा। महिला जब यह सोच रही है तो वह इदम की प्रवृत्ति का द्योतक है। आप रास्ते से जा रहे हैं और आपके मन में आता है कि किसी ठेले पे से आप कुछ फल उठाकर चोरी कर ले, तो यह भी इदम की प्रवृत्ति है, आपसे करवा रही है। आप बैंक में पैसे निकालने जाते हैं और कैशियर के पास बहुत सारा धन देखकर आपको उन पैसों को लूट लेने की अगर इच्छा हो रही है, चोरी कर लेने की इच्छा हो रही है, या आपके मन में ऐसा आ रहा है कि ये सारा पैसा तो मेरे पास होता, तो ये सारी प्रवृत्ति इदम को ही शो करती है। अब स्पष्ट है कि इदम को वर्चस्व स्थापित करने तो नहीं दिया जा सकता। हर इंसान अगर इदम बन जाए तो फिर जेल में जगह कम पड़ जाएगी। तो इदम को कंट्रोल करने की जो इकाई है, व्यक्तित्व की दूसरी अवस्था या व्यक्तित्व की दूसरी प्रवृत्ति जो है, वो अहम कहलाती है। यह इदम से उपजता है और यथार्थता के सिद्धांत का अनुगमन करता है। इस बात पर ध्यान दें कि जहाँ इदम सुखवादी सिद्धांत को मानता है, वहीं अहम यथार्थता के सिद्धांत को मानता है, यानी यह इस बात को लेकर चलता है कि रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है। इदम वास्तविकता की परवाह नहीं करता है। जैसे बैंक में आपके मन में ख्याल आया कि पैसे लूट लें, लेकिन एक्चुअल में ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पकड़े जाते हैं और पुलिस न्यायालय आपको दंडित करते हैं। एक्चुअल में ये वास्तविकता है। आपके मन में तो आया कि मैं चोरी कर लूँ, लेकिन तुरंत ही वास्तविकता ये है कि कहीं चोरी करते हुए यदि आप पकड़े गए तो आपको भारी दंड मिलेगा। यह वास्तविकता का भान अहम कराता है। यानी जब भी हमारे मन में कोई आपराधिक इच्छा उत्पन्न होती है या कोई भी ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है जिसको पूरा करने पर हम पाशविक कहलाएंगे, आपराधिक कहलाएंगे, तो अहम दंड का भय दिखाकर या अन्य प्रकार से उसको वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव कराती है। जब हमारी इच्छा झूठ बोलने की होती है तो यह डर कि हमारा झूठ पकड़ा न जाए अहम पैदा करता है। और इस तरह जो अहम है, ये व्यक्ति के अंदर नियंत्रक, कार्यपालक या पुलिस के समान कार्य करता है। देखिए, इदम अगर अपराधी है, चोर है, लुटेरा है, तो चोर, लुटेरा और अपराधी को कौन कंट्रोल करेगा? पुलिस। यानी वो किससे डरते हैं? पुलिस से। तो इसका मतलब है कि यहाँ इदम की जो इच्छाएं हैं वह डरती हैं अहम से, क्योंकि वह उनको रियलिटी का एहसास कराता है,
वास्तविकता का एहसास कराता है, दंड का भय दिखाता है उनको। यह इदम की, यानी अहम की बात कर रहे हैं हम, यह इदम की नियम विरुद्ध कार्यवाहियों पर रोक लगाता है। ऐसा नहीं कि अहम इदम की सारी इच्छाओं का अंत कर देता हो। इदम की बहुत सारी इच्छाएं होती है। घर पर पिताजी आम लेकर आए, इदम ने इच्छा प्रकट की कि मुझे आम खाने चाहिए। अब इदम की इच्छा है तो अहम उसे आम खाने देगा। एक आम खा लिए, दो आम खा लिया। अब अगर वो इस तरह आम खाता गया तो परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए आम नहीं बचेंगे। तब एक दो आम खाने के बाद अहम क्या करेगा? अब आम खाने की प्रक्रिया को बंद करवाएगा, ये डर दिखाकर कि अगर पिताजी को पता लग गया कि सारे आम तुमने खा लिए तो वो डांटेंगे और इस तरह वो बच्चा आम खाना बंद कर देगा। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें नियम के विरुद्ध हो रही होंगी, अहम उन पर रोक लगाता है। अहम बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लेता है कि इदम की किन इच्छाओं को तो पूरा किया जाए और किन्हें नहीं किया जाए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आपकी रास्ते में जाते हुए किसी व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है और इदम उस व्यक्ति को हानि पहुंचाना चाह रहा है, मतलब उसे मारना या पीटना चाह रहा है या गाली देना चाह रहा है। ऐसे में अगर आप उसे मारते पीटते या गाली नहीं देते हैं तो आपके मन में दुख होगा और दुख यह बढ़ता चला जाएगा और अहम नहीं चाहेगा कि आपको दुख हो। इसीलिए अहम आपको थोड़ी बहुत गाली देने या हल्का फुल्का मारने की इजाज़त दे देगा। यहाँ इदम जब उस व्यक्ति को पीट रहा होगा तो उस पर इदम ही हावी होगा, लेकिन एक सीमा के बाहर अहम इदम को रोक देगा, ये कहकर कि अगर तुमने ये ज़्यादा मारा इसे और ये मर गया तो तुम्हें फांसी हो सकती है, तुम्हें दंड मिल सकता है न्यायालय से, और ये कहते ही इदम उसे मारना बंद कर देगा। तो बात क्या रही कि अहम बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय लेता है कि इदम की किन इच्छाओं को पूरा किया जाए और किन्हें नहीं। यह वास्तविकता में कार्य करता है। इसका लक्ष्य सुख को अधिकतम करना और दुख को न्यूनतम करने का होता है और व्यक्ति में बाल्यकाल में अहम डेवलप होने लगता है। तो अगर बिल्कुल सरल रूप में मैं कहूँ तो हम कह सकते हैं कि अहम की जो भूमिका है वह प्राणी की मूल प्रवृत्तियों से संबद्ध आवश्यकता यानी इदम और उसकी पर्यावरणजन्य परिस्थिति जो है, रियलिटी जो उस परिस्थिति में है, उसके बीच में मध्यस्थता कराता है, यानी एक मीडिएटर का कार्य करता है। ये इच्छाओं को पूरा भी करता है और कभी कभी नहीं भी करता, और अगर कोई सी इच्छा को पूरा भी करना है तो ये इस बात का ध्यान रखता है कि कितनी मात्रा में उस इच्छा को पूरा किया जाए। तो एक तरह से ये कंट्रोलर पावर है, कंट्रोलिंग पावर है इदम को रोकने के लिए। तो यह व्यक्ति के अंदर होता है। अब यह स्वाभाविक सी बात है कि यह इदम से उपजता है, तो इसमें नैतिकता का अभाव होता है। यह नैतिक शक्तियों का प्रतीक नहीं है अहम। तो फिर व्यक्ति में अगर नैतिकता नहीं होगी तब तो बहुत ज़्यादा पतन हो जाएगा उसका। तो व्यक्ति के अंदर तीसरा जो तत्व है, आगे देखते हैं हम कि व्यक्ति के अंदर ये जो तीसरा तत्व है, ये तीसरा तत्व कहलाता है परम अहम। यह व्यक्तित्व की तीसरी व्यवस्था है। यह इंसान के अंदर मॉरलिटी लाता है, पूर्ण रूपेण नैतिक। परम अहम को क्या माना गया है? पूर्ण रूपेण नैतिक और आदर्शात्मक व्यवस्था है। अब यहाँ पर मैं फिर से आपको गौर करवा दूं कि इदम जो है वो सुखवादी प्रवृत्ति है, अहम जो है वो यथार्थवादी प्रवृत्ति है, तथा परम अहम आदर्शवादी प्रवृत्ति है। यह भी वास्तविकता और यथार्थता की परवाह नहीं करता है। उदाहरण देता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने खाना नहीं खाया है और वो आपके दरवाजे पर मांगने आया है, और आपके पास भी जो खाना है वो बड़ी मुश्किल से आप जुटा पाए हैं, और यह तय है कि यदि आपने अपना खाना उसको दे दिया तो आपको भूखा ही सोना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप इस यथार्थता को झुटला कर भी, यानी इस वास्तविकता की परवाह किए बिना, अपना खाना उस व्यक्ति को दे देंगे, और इस तरह
आप यथार्थता के सिद्धांत की परवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमहम का जो लक्ष्य है वो सुख नहीं है, वो पूर्णता है। परमहम चाहता है परफेक्शन, इदम चाहता है सुख। परमहम का जो संबंध है वो अंतरात्मा से है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी गलत कार्य को करते समय हमारी अंतरात्मा जब हमें रोकती है तो एक्चुअल में वो परमहम है, वो हमारी नैतिकता का प्रतीक है, वो हमें गलती करने से रोकता है। और अगर कोई गलती हो भी जाए हमसे तो यह हमारे अंदर पश्चाताप की व्यवस्था करता है। यह करो, यह न करो, झूठ बोलना पाप है, ये जो नैतिक निर्णय हैं वो एक्चुअल में परमहम ही देता है। तो ये 3 प्रवृत्तियां व्यक्ति के अंदर रहती हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से फिर से आपको इसको समझाता हूँ। वो जो महिला का मैंने उदाहरण दिया था जिसने खाना बनाया था और वो खाना केवल 2 लोगों के लिए ही पर्याप्त था, जबकि उसके 2 बच्चे और पति आने वाले थे बाहर से। महिला सोचती है कि क्यों ना मैं एक हिस्सा जो खाना है उसको पहले ही खा लूँ और फिर जो खाना बचेगा उससे कह दूं कि आप लोग आपस में बांट लीजिए, इस तरह कम से कम मेरा पेट तो भर ही जाएगा। अगर महिला इस तरह सोच रही है तो वह इदम की प्रवृत्ति है। लेकिन महिला सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खुद खा लूँगी, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मैं तो ऐसा करती हूँ केवल पानी पी लेती हूँ और पानी पीकर जब ये पूरा खाना रख देती हूँ पति और बच्चों के लिए, और जब वो आएंगे तो मैं उनसे कह दूँगी कि मैंने तो खाना खा लिया और अब आप लोग इसे खा लें। इस तरह उनको भोजन का ज़्यादा भाग मिल पाएगा। चाहे मैं सुखी रहूँ या न रहूँ, लेकिन मेरे बच्चे और पति सुखी रहने चाहिए। ये जो परफेक्शन का भाव है, ये जो पूर्णता का भाव है, एक्चुअल में ये परमहम है। लेकिन यहाँ भी यथार्थता की परवाह नहीं की गई है। यथार्थता क्या है? अगर वो खाना नहीं खाएगी तो कल वो खाना बनाने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि जीने के लिए खाना भी पड़ता है, और इस बात की परवाह वो नहीं कर रही है परमहम के कारण। अब बात करते हैं दोनों के मीडिएटर की। किसकी? अहम की। अहम क्या करेगा? यहाँ वास्तविकता का भान करवाएगा। वास्तविकता क्या है कि उसे भी भोजन की जरूरत है, और इस तरह वो क्या करेगी कि भोजन के दोनों भागों को मिला लेगी और उसके बराबर बराबर 4 हिस्से करेगी। पहला अपने पति के लिए, दूसरा और तीसरा अपने बच्चों के लिए, और चौथा स्वयं के लिए। और इस तरह चारों को जब उस भोजन के बराबर भाग मिलेंगे तो यह प्रवृत्ति अहम कहलाएगी। इस तरह हम ध्यान दे सकते हैं कि हमारे अंदर की आपराधिक और पाशविक जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे अंदर का जो राक्षस है वो इदम है। हमारे अंदर का जो इंसान है, पुलिस है, कार्यपालक है, नियंत्रक है, रेगुलेटिंग पावर जो हमारे अंदर की है वो अहम है। और हमारे अंदर के जो ईश्वर है, भगवान है, वो परमहम है। हमारे अंदर की नैतिकता परमहम है। और इन 3 प्रवृत्तियों से ही व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी का इदम यानी राक्षस मजबूत हो और परमहम यानी देवता कमजोर हो, तो फिर अहम किसकी ओर झुक जाएगा? इदम की ओर, राक्षस की ओर। और इस तरह व्यक्ति जो होगा वो कुसमायोजित व्यक्ति बनेगा। अब इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर व्यक्ति का परमहम मजबूत है, नैतिकता बहुत ज़्यादा मात्रा में है तथा इदम कमजोर है, पाशविक प्रवृत्तियां बहुत कमजोर है, तब भी वह व्यक्ति असमायोजित व्यक्ति बनेगा। आपने देखिएगा जो लोग ज़्यादा नैतिक होते हैं उनको भी जीवन में कई कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर आप में दान करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है तो फिर आप समाज में नहीं रह सकते, आपको किसी हिमालय पे जाना पड़ेगा। तो अत्यधिक नैतिक विकास होने पर, अत्यधिक नैतिकता होने पर भी हमारे अंदर वास्तविकता की परवाह नहीं होती है। अब इन दोनों का जो मध्यम मार्ग है, यानी जब इदम और परमहम दोनों को अहम पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, दोनों पर वह बराबर अंकुश रखता है, वह न इदम को बढ़ने देता है न परमहम को बढ़ने देता है, और इस तरह वो इन दोनों पर जब नियंत्रण स्थापित कर लेता है तब जाकर उस व्यक्तित्व को समायोजित व्यक्तित्व कहा जाता है। तो व्यक्तित्व में समायोजन के लिए या व्यक्तित्व सबसे अच्छा व्यक्तित्व कौन सा कहा जाएगा, तो हम कहेंगे अहम को ही सबसे अच्छा व्यक्तित्व कहा जाएगा, क्योंकि
अहम ही है जो संतुलित व्यक्तित्व का विकास करता है। और इस तरह व्यक्तित्व की अवधारणा मनोविश्लेषणात्मक इदम, अहम और परम अहम से तय होती है। तो ये था इदम, अहम और परम अहम का सिद्धांत। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।